स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई सभी लोग। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेम की हिंदी, है ना। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। वो सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो जो लोग भी सेशन में आ गए हैं सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। 1 सेकंड रुकिएगा, पीडीएफ थोड़ा लगा लें फिर स्टार्ट करें, है ना। तब तक जो लोग आ गए हैं वो लोग शेयर कर दें और सेशन को लाइक कर दें, दो काम अवश्य कर दें। जितने लोग भी आ गए हैं वो लोग ये दो काम जरूर कर दें, एक तो सेशन को शेयर, दूसरा सेशन को लाइक। इतना जरूर कर दें भाई। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज आप लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम्स के लिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ से पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें कि आगे से पढ़ना स्टार्ट करें, ये बताओ। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे चिन्हों को। किसको जानने वाले हैं? चिन्हों को जानने वाले हैं। जो चिन्ह आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन चिन्हों को जानने वाले। देखो आपको बता दें जो चिन्ह होते हैं, चिन्हों में सबसे पहले हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह को। किसको जानेंगे? विराम चिन्ह को जानने वाले। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी वाक्य को लिखते तथा बोलते समय थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए प्रश्न तो आप आराम से कर पाएंगे कि विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह वो होता है जो हम वाक्य को, किसी भी वाक्य को लिखते हैं उसके बीच में जो ठहराव आता है, उसके बीच में जो हम चिन्ह लगाते हैं जिससे वाक्य जो हो अर्थपूर्ण हो जाए, भावपूर्ण हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे रोका, रोको, मत जाने दो, है ना। जैसे रोको मत यहाँ पे लगाए फिर जाने दो, जैसे रोको मत जाने दो। आपने देखा होगा ये जो वाक्य होते हैं इसमें क्या है, ये विरामों का चिन्ह किया प्रयोग किया गया है। तो यही क्या होते हैं, ये विराम का प्रयोग किया गया है। यही क्या होता है, ये पूर्ण विराम होता है। यही आपके चिन्ह होते हैं। जैसे हम आपके सामने पहला चिन्ह बताते हैं कि पूर्ण विराम क्या होता है। जहां पर एक बात पूर्ण हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह माना जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, यह ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी प्रकार लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं जहां पर हमारी बात पूरी हो जाती है या जहां पर हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तरह तरह की परिभाषाएं आपके सामने लिखी हैं, आपको ये पूरा नहीं लिखना है। आप इतना ही लिखना जहां पर हमारा वाक्य जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां पर पूर्ण विराम। जैसे
वह लड़का है हमारा। अब इसके आगे वाक्य समाप्त हो गया तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयदायी बोध, आगे पढ़ते हैं क्या है, वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। अगर विस्मयकारी वाक्य है, विस्मय बोधक है, तो उसमें इस प्रकार का चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम नहीं। प्रश्नवाचक है तो उसमें इस प्रकार का लगता है, पूर्ण विराम नहीं। बाद बाकी हर वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, पूर्ण विराम। दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा आपने देखा होगा। जैसे दोहा लिख दिया जाए, कोई भी दोहा हो, है ना, उस दोहा के पहली लाइन के अंत में 1 लगाएंगे, दूसरी लाइन के अंत में 2। आपने देखा होगा दोहा की लाइन खत्म होती है पहली तो 1, दूसरी लाइन में इस प्रकार से 2 लगे रहते हैं। जैसे ये लिखा है, रहमन पानी पीजिए बिन पानी सब सून, 1 लगा है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, 2 लगे हैं। तो दोहा जो होता है, दोहा के अंत में, चौपाई के अंत में, श्लोक के अंत में, इनके अंत में क्या होता है, पहली लाइन के अंत में 1 चिन्ह, दूसरी लाइन के अंत में 2 चिन्ह। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, है ना, 1 चिन्ह लगा देंगे। वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, 2 चिन्ह लगा देंगे। कोई भी दोहा, चौपाई, श्लोक हो, इसी प्रकार से करेंगे। बात आती है अगर अल्प विराम की, तो अल्प विराम क्या होता है, अल्प मतलब थोड़ा, आप यहीं से समझ रहे होंगे। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुएं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प का अर्थ है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम, है ना, अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं, तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, है ना। जैसे भारत में गेहूं, फिर हमने क्या किया, अल्प विराम का प्रयोग। चना, बाजरा, मक्का आदि ऐसे करते हैं, बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप चिन्ह लगाते हो, और हर उसके बाद में जिसको हम लोग कह देते हैं कामा लगा लो भाई, कामा लगा लो। वाक्य में जब 2 से अधिक समान पदों व वाक्यों में संयोजक अवयव और आए, वहां पर हम लोग अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं, जैसा आपने अभी किया। जैसे यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो आपने राम के बाद कामा, लक्ष्मण के बाद कामा, फिर भरत, फिर और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे, है ना। इस प्रकार से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अल्प विराम का प्रयोग हमको कहाँ पे करना है, ठीक है। आगे चलो भाई, जहां शब्दों के 2 या 3 बार दोहराया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है ना। जैसे सुनो सुनो, वो क्या कर रही है ना, सुनो सुनो 2 बार आया। जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग, जैसे सुनो सुनो वो क्या कर रही, तो संबोधित करें। जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक आपका ये हो गया, प्रिय महाराज, फिर आपने क्या किया, अल्प विराम, मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा आपको अपने दिमाग में चीज़ों को नहीं याद रखना है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद सन संवत के पहले अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे 2 अक्टूबर, फिर ये अल्पविराम, फिर आप लिखेंगे सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, है ना, इस प्रकार से। अब बात यह है अर्धविराम की। अर्धविराम क्या होता है, देखो, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना हो और अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक रुकना हो, तब अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, अर्ध विराम कर दिया। फिर इसके आगे भी अगर आपको चलना हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, अर्ध विराम का प्रयोग। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं, उसके आगे का ये वाक्य तो बिल्कुल थोड़ा ही रुके कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्धविराम, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं, ठीक है। आमतौर पर अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता है, वहां पर अर्धविराम से हम जोड़ देते हैं।
जब और से जोड़ देंगे तो अर्धविराम का काम ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हम और लगा के वाक्य को जोड़ देंगे तो अर्धविराम का काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो और लगा के अगर नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई सभी के? तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं, है ना। आगे चलो भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न सूचक जो होता है, प्रश्नवाचक जो होता है, इसमें क्या होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे कहाँ, कब, कौन, कैसे, क्यों, क्या, ये जब शब्द आ जाएं जिस वाक्य में, तुम समझ लेना कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न सूचक। इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। क्या, कहाँ वह निष्ठावान है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि जो ये चिन्ह है, आप इतना याद रखना, हम आपसे ये कह सकते हैं कि क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, है ना, कब आ जाए, कौन आ जाए। जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, कहने का मतलब, उन अगर वो आ जाते हैं तो ये वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। विस्मय बोधक की अगर हम लोग बात करें, तो जो विस्मय बोधक चिन्ह होता है, ये विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, गहरा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे बहा, आप यहाँ कैसे पधारे, तो बहा कर दिया, ओह ये क्या चल रहा है ना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, है ना, या हे ईश्वर सबका कल्याण करो, यानी अपने से बड़ों, ईश्वर तो हमसे बड़ा ही है ना। आगे चलो भाई, जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं एवं सदा भावनाएं प्रकट की जाए, वहां पर भी आपका पुत्र चिरंजीवी हो, संबोधन का चिन्ह। जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया है तुमने, तो वाह वाह, वाह वाह राम जी। संबोधन सूचक शब्द के बाद, जैसे मित्रों, मोदी जी बोलते हैं मित्रों, आज हम गुजरात में अपनी ताबड़तोड़ रैली करने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत हर्ष के साथ हमारी रैली में अंधाधुंध भीड़ के साथ पधारना है। मित्रों, इस रैली के बाद हम चुनाव हारें या जीतें, ये आप पे निर्भर करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, संबोधन का चिन्ह। अब तरण या उद्धरण चिन्ह आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाते हो, कहते हो इन्वर्टेड कामा। इंग्लिश में सभी अच्छे तरीके से परिचित हैं इस चिन्ह से, हिंदी में परिचित नहीं है। कई लोगों से अगर कह दो कि ये चिन्ह कौन सा है, तो वो कहेगा यार कौन सा चिन्ह है, इन्वर्टेड कामा है। लेकिन अगर हिंदी में कह दिया जाएगा तो अवतरण या उद्धरण। किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों त्यों रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो तुलसीदास कोई जब किसी बात को कहता है और जिस बात को कहता है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग रख देते हैं। इकहरा, अगर बात इसमें जो उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा होता है जैसे एक कामा के अंदर, दोहरा होता है जिसको दो कामा के अंदर। ठीक है, वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कोई चीज हम लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तुलसीदास आ जाता है तो हम ऐसे कर देते हैं। तो ये किसी शब्द को संबोधित करने के लिए इसका हमने प्रयोग कर दिया। और अगर हम किसी पूरे वाक्य को संबोधित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे तो इस चिन्ह का करेंगे। जैसे
यहाँ पर है तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है ना। यानी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, तो रामचरितमानस को में एक हरा चिन्ह लगा दिया। पुस्तक, समाचार पत्र लेखन का उपनाम, लेखक का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय एक हरे उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। किशोर भारती लगाया एक हरा, का प्रकाशन हर महीने होता है। सिद्धराज, फिर पागल एक अच्छे कवि हैं तो लगाया एक हरा, है ना। इस प्रकार से हम लोग लगा देते हैं। बात आती है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह भी आपने द्वंद्व समास में बहुत पढ़ा होगा, पढ़ा है। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसे विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं भाई बहन, तो इसमें हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, इस प्रकार से, है ना। उदाहरण में, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। योजक चिन्ह प्रायः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर समस्त पद बनाता है, किंतु दोनों का स्वतंत्र रूप बना रहता है। इस संबंध में नियम यह है कि जन शब्दों पर पदों के दोनों खंड प्रधान हों और जिनमें और अंतयुक्त या लुप्त हो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे और जो होता है शब्द जहां पर लुप्त हो, जैसे दाल रोटी, तो दाल और रोटी, यहाँ पर और जो है वो लुप्त ही तो है, दाल और रोटी। सीता और राम, दही और बड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पर और हटाया, योजक चिन्ह लगाया, और ये द्वंद्व समास के अंतर्गत भी आता है। जैसे विपरीतार्थक भी शब्द हो सकते हैं, राजा का रानी विपरीत, स्वर्ग का नरक विपरीत, माता का पिता विपरीत, तो ऐसे विपरीतार्थक शब्द भी हो सकते हैं, है ना। आगे चलो भाई, निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग हम लोग किसी चीज को निर्देशित करने के लिए करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, रमेश तुम कहाँ रहते हो, किया। कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। गांधी जी ने कहा, ऐसे हम लोग जब पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं निवेदन है कि, ये निर्देशन के लिए लिखते हैं निवेदन है कि, फिर आगे पूरा बात को समझ ही गए होंगे आप, किसी चीज को निर्देशित करने के लिए। कोष्टक, देखो कोष्टक हम किस लिए लगाते हैं, कोई मुख्य चीज होती है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर लेते हैं। जैसे कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग हो, है ना। जो जैसे क्रिया के भेदों, सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण हो। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग कर दें। जैसे आपका सामर्थ यानी शक्ति को मैं जानता हूं, तो शक्ति को हमने क्या किया, सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, तो हमने कोष्टक में बंद कर लिया। बात समझ में। नाटक में अभिनय आदि प्रकट करने, तो जैसे मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण, यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। लक्ष्मण से कहा आगे बढ़कर कि अगर सामर्थ्य है तो सामने आओ, तो कुछ आगे बढ़े, तो उसको हमने काय में बंद कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। त्रुटिबोधक या हंस पद, ये क्या होता है त्रुटिबोधक, ये जब कोई त्रुटि होती है तब इसको हम लगाते हैं। जब कोई अक्षर छूट जाता है तो हम इसको लगाते हैं शब्द के ऊपर लगा करके लिख देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार, जन्म सिद्ध छूट गया तो हमने ऐसे लगाया और जन्म सिद्ध लिख दिया। यहाँ पर अब पता चल जाएगा इस जगह जो चीज छूटी है वो क्या है, जन्म सिद्ध। रेखांकन चिन्ह, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित किया जाता है। जैसे गोदान एक उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो गोदान इंपॉर्टेंट है तो हमने गोदान पर क्या किया, रेखांकित चिन्ह लगा दिया। लाघव चिन्ह क्या होता है, संक्षिप्त रूप के लिए जब हम कोई चीज संक्षिप्त करते हैं तो वहां पर लगा देते हैं, है ना। इस प्रकार के पा ना नी, पटना नगर निगम, इसको हम ऐसे लिख देते हैं पा ना नी, है ना। लोप चिन्ह क्या होता है, ये जो बिंदी थी ये लाघव था।
लोभ चिन्ह इस प्रकार से, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोभ चिन्ह का प्रयोग। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी, फिर ऐसे कर दिया आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे, है ना। इस प्रकार से ये जो इस प्रकार से हम लोग लगा देते हैं, जिसको डेट डेट डैश बोलते हैं, ये होता है लोभ चिन्ह। तो दोस्तों ये थे आपके चिन्हों वाला चैप्टर जो हमने पूरा खत्म किया, जिसका नाम था विराम चिन्ह। ठीक है भाई, तो सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करना, पेपर में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।